आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जो टॉपिक मुख्यतः रीट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए साथियों, तो आप एक बार हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, जो साथी अभी तक चैनल पर नए हैं या जो हमें पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो संबंधित सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सके। साथियों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम बात करेंगे आज भारतीय मुद्रा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुद्रा होती क्या है। मुद्रा के बारे में मैं आपसे बात कर लूं कि मुद्रा हम कहते किसे हैं, मुद्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो मुद्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, आप सभी साथियों को पता है, हमें जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, हम क्या करते थे, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु होती थी उससे आदान प्रदान कर लेते थे। अर्थात मान ले हमें ए वस्तु की आवश्यकता है और जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, जिसे किसकी आवश्यकता है, बी वस्तु की। हमारे पास कौन सी ए वस्तु है, उसके पास बी वस्तु है, हमें किसकी आवश्यकता है, उस बी वस्तु की आवश्यकता है, और बी को, इस व्यक्ति को ए वस्तु की आवश्यकता है। हम आपस में क्या कर लेते थे, वस्तु विनिमय कर लेते थे। लेकिन यह तभी संभव हो पाता था जब दोनों व्यक्तियों को आपस में एक दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता हो। धीरे धीरे ये आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो ऐसा मिलना मुश्किल होता गया। अब हमें ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी जिसको भुगतान के रूप में, किसी भी वस्तु को लेने के रूप में हर कोई व्यक्ति स्वीकार कर सके। यहां से मुद्रा का जन्म हुआ। साथियों, मुद्रा को हम जो परिभाषा के रूप में जाने तो क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु जो लेन देन के लिए भुगतान के माध्यम के रूप में सभी को स्वीकार्य हो। अर्थात मुद्रा आने से हमारी जो वस्तु विनिमय थी वो हट गई, अब क्या होने लग गया, मुद्रा विनिमय होने लग गया। हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हमें क्या मिलती है, क्या देनी पड़ती है, मुद्राएं देनी पड़ती है। हमारी जो मुद्रा, किसी भी देश में अलग अलग मुद्राएं चलती है। हम यहाँ पर भारतीय मुद्रा की बात करेंगे, लेकिन जो मुद्रा चलती है उसके बदले में हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। यह मुद्रा एक सांकेतिक रूप होता है जिसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी वस्तु जो लेन देन के लिए भुगतान के माध्यम के रूप में सभी को स्वीकार्य हो, अर्थात सभी व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं। इससे हमें क्या फायदा हुआ, पहले हम वस्तु के लिए हमें आदमी ढूंढना पड़ता था, वो व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसे हम जो वस्तु विनिमय करेंगे, हम जो वस्तु देंगे उसकी आवश्यकता हो और हमें वो वस्तु उसके पास मिल जाए जिसकी आवश्यकता हो। ज्यादा से ज्यादा हम 3-4 आदमी ऐसे ढूंढ पाते थे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। फिर धीरे धीरे हमारे जो अर्थशास्त्री हुआ, उन्होंने तोड़ निकाला। उन्होंने सोचा कि हम किसी एक ऐसी चीज को निश्चित मान लें कि हमें उसके बदले ये मिलेगा, फिर हम उस वस्तु को किसी को भी देकर वो खरीद सकते हैं। तो उसका क्या रख दिया गया नाम, मुद्रा। मुद्रा से हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके लिए आती है। साथियों, जैसे कौन कौन सी मुद्रा हमारे पास हो सकती है मैं आपको बताऊं। जैसे सिक्के, नोट, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड आदि, ये सब हमारी किस में आती है, मुद्राओं में आती है। साथियों, अब हम बात करते हैं मुद्रा के स्वरूप की। मुद्रा का स्वरूप क्या होता है, अगला हमारा बिंदु होगा मुद्रा का स्वरूप। मुद्रा के स्वरूप की यदि मैं बात करूं तो पहला जो इसका स्वरूप होता है, इसका जो पहला स्वरूप होता है क्या होता है, सिक्का। किस रूप में हमें देखने को मिलेगी, सिक्के के रूप में देखने को मिलेगी। सिक्के के बारे में मैं आपको बात बता दूं, सिक्का क्या है, एक सांकेतिक मुद्रा होती है। अर्थात हमारे जो भारत में सिक्के चलते हैं, जैसे 1 रुपए का एक सिक्का है, वो हमारी मुद्रा का एक सांकेतिक रूप है। अर्थात हम उसके तुल्य सभी मुद्रा को गिनेंगे, 1 रुपए के तुल्य रुपयों में उसे गिनेंगे। तो सिक्का क्या है, एक सांकेतिक मुद्रा, एक
सांकेतिक मुद्रा। साथियों इससे संबंधित यदि मैं दूसरी बात आपको बताऊं तो इसका जो मान होता है, आंतरिक मान, आंतरिक मूल्य धात्विक अंकित मूल्य से कम होता है। अर्थात आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य का अर्थ है यहां पर उसकी बनाने में, अर्थात सिक्के को बनाने में हमें जो मूल्य लगता है, जितना हमारा पैसा खर्च होता है वो हमारी धातु पर अर्थात जो सिक्के पर अंकित मूल्य होता है उससे कम होता है। अर्थात 1 रुपए का सिक्का है तो उसको बनाने में हमें इससे कम मूल्य की धातु या इसके कम मूल्य का जो हमारा इसका आंतरिक मूल्य इससे कम होगा। साथियों अब बात करें हम इसके दूसरे स्वरूप की, तो दूसरा जो स्वरूप होता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा साथियों हम बात कर रहे थे पत्र मुद्रा की। पत्र मुद्रा होती है कागज से निर्मित, अर्थात कागज से जो मुद्राएं बनती हैं हम पत्र मुद्रा कहते हैं। साथियों इनके बारे में बात करूं तो इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। पत्र मुद्रा का क्या होता है, कागज से बनी हुई होती है। दूसरी इसकी बात है कि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। इसकी यदि मैं तीसरी बात बताऊं तो इनको जारी करने के लिए जारी करने के लिए एक सुरक्षित रकम जमा करनी होती है। अर्थात जब हम पत्र मुद्रा जारी करते हैं तो इनको जारी करने के लिए एक सुरक्षित जो रकम होती है वो हमें आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती है। आरबीआई के पास हमें वो सुरक्षित रकम जमा करानी पड़ती है, तब जाके आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पत्र मुद्रा जारी करता है। साथ ही हम इसके तीसरे रूप की बात करें तो जमा मुद्रा। जमा मुद्रा अर्थात यहां पर जमा जो मुद्रा है इसके हम बैंक मुद्रा के नाम से जान सकते हैं, बैंक मुद्रा। अब बैंक मुद्रा में क्या है, बैंक में जमा जो धन है उसे हम बैंक मुद्रा या जमा मुद्रा के रूप में मानते हैं, न कि इसके जो हमें चेक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं वो बैंक मुद्रा नहीं होते। चेक ड्राफ्ट ये सभी प्राप्त होते हैं, हमें बैंक में भुगतान का माध्यम प्राप्त होते हैं, न कि बैंक मुद्रा के रूप में। बैंक मुद्रा वही होती है जो बैंक के अंदर जमा होती है। अब इसकी जो चौथे स्वरूप की यदि मैं बात करूं तो चौथा जो स्वरूप होता है इसका प्लास्टिक मुद्रा के रूप में। प्लास्टिक मुद्रा में क्या क्या आते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी जो वस्तुएं हैं, सभी जो हमारे भुगतान के माध्यम में काम आने वाली प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आती है। अंतिम जो इसका बचा साथियों में बात करूं तो आभासी मुद्रा। अर्थात ये मुद्रा होती तो है लेकिन केवल आभास के रूप में होती है, हमें वास्तविक में ये कभी भी हाथ में नहीं मिलती, केवल ये डिजिटलीकरण के रूप में ऐसा हमें प्राप्त होती है। साथियों आभासी मुद्रा को हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल जो मुद्रा होती है, इसका एक मुख्य रूप से उदाहरण मिलता है हमें बिटकॉइन के रूप में। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है। साथियों हमने जाना मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की हमें आवश्यकता को पड़ी, मुद्रा का स्वरूप तो आप सभी साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे भारतीय मुद्रा से संबंधित चर्चा आपके सामने कर सकूं। साथियों अभी तक आप सभी साथी को कक्षा कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह अगर कक्षा अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। साथियों अभी तक हमारे चैनल पर जो साथी नए हैं या जिन्होंने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो संबंधित सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा के बारे में। साथियों, भारतीय मुद्रा के बारे में हम जो बात करेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, भारतीय मुद्रा में विभिन्न सिक्के व करेंसी नोट शामिल, अर्थात कई प्रकार के सिक्के इसमें चलते हैं, विभिन्न सिक्के व करेंसी नोट शामिल। अर्थात इसमें जो सिक्के चलते हैं, विभिन्न सिक्के चलते हैं, कई प्रकार के सिक्के चलते हैं, करेंसी नोट भी कई प्रकार के चलते हैं। साथ ही इसकी दूसरी बात यदि मैं करूं तो पूर्ण प्रबंधन, इसका जो पूर्ण प्रबंधन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, पूर्ण प्रबंधन रिजर्व बैंक किया जाता है। साथियों, ये रिजर्व बैंक है, इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। रिजर्व बैंक का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में इसका नाम लिखे तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी साथियों, 1 अप्रैल फूल सभी मनाते हैं साथियों। 1 अप्रैल होती है जिस दिन मूर्ख दिवस मनाया जाता है, उस दिन भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसमें मुख्य योगदान था, मुख्य रूप से सहायक थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर क्या थे? इसमें मुख्य रूप से सहायक थे। इसकी स्थापना में मुख्य सहायक किस प्रकार से थे? इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ, आप सभी को मैं उसका नाम यहां पर नोट करवा देता हूं। डॉक्टर इन्होंने क्या करे, एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ rupees, its origin and its solution। अर्थात इसका हिंदी में यदि हम नाम लिखे तो भारतीय रुपये की समस्या इसके मूल एवं इसके समाधान, सॉल्यूशन अर्थात समाधान। इन्होंने जो रुपये की, हमारे जो आर्थिक रूप से हम जो गिरता जा रहा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए रुपये की में जो कैसे गिरावट आ रही, इसके लिए इन्होंने एक मतलब इकोनॉमिक्स पे एक किताब लिखी थी, अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। रुपये की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान। साथियों, इस पुस्तक को आधार बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसमें किसका हाथ था? मुख्य रूप से डॉक्टर B.R. अंबेडकर का। साथियों, इसके बाद यदि हम बात करें हमारे भारत में, ये तो रिजर्व बैंक की बात हो गई। अब मैं आपसे बात करूं भारतीय मुद्रा के बारे में। यह देश में अपरिवर्तनीय
अर्थात इसे हम हमारे देश में बदल नहीं सकते कि रुपये की जगह हम डॉलर चला ले, कहीं भी किसी भी दुकान पर किसी भी हम जहां सामान लेने जाए या फिर किसी भी रूप में मानक रूप में हमें इसे रुपये से नहीं बदल सकते, हमें रुपये के रूप में ही भारत में इसे काम में लेनी होगी, हमारे देश में इसे किस में रूप में काम में लेनी होगी, रुपये के रूप में ही काम में लेनी होगी। यह देश में अपरिवर्तनीय है, परंतु देश के बाहर अर्थात हम विदेश जाएं तो देश के बाहर सभी जरूरतों के लिए पूर्ण रूप से परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय या परिवर्तनशील, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय। साथियों, आप सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे इससे संबंधित कुछ और बात आपको बता सकूं। हमने जो जाना है अभी तक, विभिन्न सिक्के और करेंसी के नोट भारतीय मुद्रा में शामिल होते हैं। यह इसका जो पूर्ण प्रबंधन किया जाता है कि हमें किसके नोट छापने, कितने नोट छापने, किसके ऊपर है निर्धारित है, रिजर्व बैंक के ऊपर निर्धारित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जो कि भारतीय लोग, हमारे जो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनको जो किताब लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसको ध्यान में रखकर मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। साथियों, इसका जो ये था कि देश में अपरिवर्तनीय है, अर्थात हम रुपये को भारत में बदल नहीं सकते, रुपये को रुपये के रूप में काम में लेना होगा। लेकिन यदि हम देश से बाहर जाएं तो हमें इसकी जैसी आवश्यकता होगी, अर्थात अमेरिका में जाए तो हम इसे डॉलर में परिवर्तित करवा सकते हैं। साथियों, आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके हमारा जो सांकेतिक मुद्रा क्या है, वह इसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही है साथियों तो ही लाइक करें, अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप केवल हमारा इतनी सी मदद कीजिए कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी जरूरतमंद साथियों को हमारी कक्षाओं का निःशुल्क फायदा मिल सके। साथियों, अब हम बात करेंगे हमारी जो भारतीय मुद्रा है इसका सांकेतिक रूप क्या है। साथियों, हम भारतीय मुद्रा में किसको रूप में काम में लेते हैं? रुपये के रूप में। रुपया आपको कभी कभार हिंदी में भी यह शब्द शुद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। शब्द शुद्धि के रूप में रुपया आपसे लिखवा लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, रुपया में छोटे ऊ की मात्रा होती है और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है साथियों इस प्रकार लगती है। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में आप सभी साथी कंफ्यूज हो, इस प्रकार लगती है। छोटे ऊ की मात्रा बिल्कुल रह के सटा के लगती है, जबकि बड़े ऊ की मात्रा हम थोड़ा सा इसके डंडा निकाल के फिर लगाते हैं और हमारा जो रुपया होता है इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। साथियों, रुपया क्या है? हमारा भारतीय एक सांकेतिक सिक्का है। क्या है? एक सांकेतिक सिक्का जिसका मूल्य उसमें प्रयुक्त धातु से अधिक होता है। अभी जब मैंने आपको साथियों मुद्रा के स्वरूप बताए थे उसमें बताया था कि सिक्के में हमेशा उसमें जो धातु हम काम में लेते हैं उससे अधिक उसका मूल्य होता है। साथियों, इसकी मैं संक्षिप्त इतिहास की आपसे बात करूं, इसके इतिहास में हम क्या जानेंगे कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। साथियों, इतिहास के बारे में इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम साथियों रुपये का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे हमारे भारत के एक मुस्लिम राजा हुए थे, मुस्लिम शासक हुए थे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपये शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और कब प्रयोग किया? 1540 से 45 के बीच में अपने शासनकाल के दौरान। कब? 1540 से 45 के बीच में अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने रुपये का प्रयोग किया। साथियों, ये जो रुपया शब्द बना है, रुपया जो हमारा शब्द बना है, रुपया में या तो रूप या रुपया है शब्द से निहित है।
रुपया शब्द का जो अर्थ है रूप या रुपया है, शब्द से निहित। साथियों बात मैं बता दूं आपको, और रुपये कम का अर्थ होता है, हम जो रुपये कम का इस्तेमाल करते हैं इसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। रुपये कम का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। साथियों कब प्रयोग किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया 1540 से 45 से, अर्थात उनका जो शासनकाल था, अपना शासनकाल उसके दौरान इन्होंने प्रयोग किया। और ये जो रुपया शब्द बना, रुपया रुपया शब्द से निहित है, जिसका अर्थ होता है एक तरह से सिक्का, और रुपये कम जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चांदी का सिक्का। साथियों अब हम बात करेंगे हमारे रुपये में पिछले में जो किस प्रकार पर आधारित है। सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों आप सभी साथियों ने हमारे दैनिक जीवन या क्षेत्रीय जीवन में प्रचलित कहावतें सुनी होगी कि कभी कोई किसी से पैसा मांगता है तो हम कहते हैं एक ढेला भी नहीं दूंगा, या फिर कोई अच्छा आदमी नहीं होता तो हम उसके लिए कहते हैं एक फूटी कोड़ी भी मत देना। आपने कहावत सुनी होगी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आपने सुनी होगी एक आना भी नहीं दूंगा, या फिर आपने सुना होगा पाई पाई वसूल कर लूंगा। साथियों ये सब क्या थे? पुराने प्राचीन काल में हमारे सिक्के के अंश माने जाते थे। सिक्के किससे माने? सबसे पहले फूटी कोड़ी से कोड़ी, कोड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से आना, आना से पैसा। इस प्रकार हमारा सिक्का बना। लेकिन हम यहां पर केवल सिक्के को आने और पैसे में किस प्रकार पिछले विभक्त करते थे प्राचीन काल में, उसके बारे में हम जानेंगे। साथियों प्राचीन काल में, अर्थात मैं आपको बता दूं आना कितने, आना हम कितने पैसे के बराबर मानते थे। एक तरफ लिख दूं मैं पैसे। पैसे कब? 1947 से पूर्व। 1947 से पूर्व। और यहां पर हम बात करेंगे अंत में पैसे, लेकिन कब? 1947 के बाद। साथियों आना आपने सुना होगा, चार आना। चार आना हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? 8 आने के लिए। हम यहां से एक आने से बात शुरू करते हैं। एक आने का मतलब होता है 4 पैसे। 1947 के पूर्व एक आने को 4 पैसे के रूप में माना जाता था। यहां हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। हम अगला लिखते हैं 4 आना। आप सभी ने 4 आना का नाम तो सुना होगा। हमारा जो 25 पैसे होते थे उसके लिए हम क्या प्रयोग करते थे? 4 आना शब्द का प्रयोग करते थे। 4 आना, 8 आना, आप सभी ने ये बातें, ये शब्द जरूर सुने होंगे। साथियों 4 आना का जो होता है 1947 से पूर्व इसको 16 पैसे के बराबर माना जाता था, लेकिन 1947 के बाद ये 25 पैसे में कन्वर्ट हो गया, 25 पैसे के बराबर हो गया। ये क्यों हुआ इसके बारे में अभी हम जानेंगे। साथियों अगला आता है हमारा 8 आना। 8 आना अर्थात पहले किसके बराबर होता था? 32 पैसे के बराबर होता था 1947 से पूर्व, और अब यह होता है 50 पैसे के बराबर। साथियों मैं बात करूं 12 आना। 12 आने का मतलब पहले होता था 48 पैसे 1947 से पूर्व, वह 1947 के बाद होता था 75 पैसे के रूप में। साथियों 16 आना, आपने कहावत सुनी होगी 16 आने सच, अर्थात पूरा खरा। पूरा खरा मतलब कि 16 आने का मतलब पहले कितना होता था? 64 पैसा होता था, और अब वर्तमान में इसका क्या मूल्य होता है? 16 आने का 100 पैसे। साथियों आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान में 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, क्योंकि 1947 तक हमारे रुपये का दशमलवीकरण नहीं हुआ था। अर्थात रुपये को हम इन भागों में जानते थे, 4, 16, 32, 64, 48, अर्थात 64 पैसे पहले होते थे। 1947 से पूर्व हम जो हमारे 1 रुपये में कितने पैसे होते थे? 64 पैसे हम मानते थे। लेकिन 1947 के बाद जब इस रुपये का दशमलवीकरण हुआ तो रुपये में कितने सिक्के हो गए? 100 सिक्के माने गए। 1 रुपये में 100 पैसे माने गए। सॉरी, ये 1 रुपये में 100 पैसे क्यों हो गए? कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हुआ? रुपये का दशमलवीकरण किया गया।
जिससे क्या होने लग गया, रुपया किसके बराबर हो गया, यहां पर 1 रुपया बराबर 100 पैसा। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, हम भारतीय मुद्रा को 2 भागों में पढ़ेंगे। ये पहला भाग आज हमारा यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे भारतीय मुद्रा में कौन कौन से नोट व कौन कौन से सिक्के शामिल है, वे इनकी छपाई कहां होती है, वे सिक्कों की ढलाई कहां होती है, वे कौन कौन सी चीजें हमारी मुद्रा के अंतर्गत और आती है। साथियों, हमारी ये भारतीय मुद्रा की पहली कक्षा यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे भारतीय मुद्रा पार्ट 2 में, भारतीय मुद्रा के दूसरी कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक और बेहतरीन कक्षा में।